कारण ये था कि जो हमारे भाई लोग हैं, जो जयचंद है, हमारे जो कुछ लोग हैं, बार बार ये है जो एक मैसेज दे रहे थे कि वीरेंद्र चौहान की वजह से बच्चों के या शिक्षकों के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र चौहान सरकार का विरोध करने के लिए तैयार रहता है। और हम लगे हुए हैं, सरकार हमारी सारी बातें मान रही है और बहुत जल्दी सारे मुद्दे कर्मचारियों के, हो जाओ पे मिशन का मुद्दा है, चाहे कोई और मुद्दे हैं, वो चाहे फाइनेंशियल मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे जो है बिल्कुल सेटल हो चुके हैं या होने की कगार पे हैं। और केवल वीरेंद्र चौहान के कारण यहाँ तक बोला गया कि ओपीएस अगर बहाल नहीं हुई तो उसमें भी वीरेंद्र चौहान की सबसे बड़ा कसूरवार है। अगर 3 तारीख की रैली में वीरेंद्र चौहान नहीं होता है, उसने वहाँ पे माहौल खराब नहीं किया होता, अगर उसने कर्मचारी वहाँ इकट्ठे नहीं किए होते तो मुख्यमंत्री आके ओपीएस की बहाली करते। तो मुझे लगा कि क्यों ना कर्मचारी हित में और छात्र हित में, शिक्षक हित में मैं अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए। और मैं 2 महीने तक बिल्कुल बंद था, आपने देखा होगा, मैंने कोई किसी तरह का कटाक्ष नहीं किया। और लेकिन ये बात भी सही है कि मैं रात को सो नहीं पाता था। जब मैं हालत देखता था या बच्चों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं, हमारे बच्चे जो हमारी धरोहर है, जिसके हम सबसे बड़े कस्टोडियन हैं, टीचर्स, जिसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है नैतिकता के नाते बाई प्रोफेशन, की बच्चों के हित के साथ कोई अनहित ना हो। तो जब जो चीज़ें हो रही है उन सब चीज़ों को देख के तो मुझे बड़ी चिंता होती थी। और लेकिन फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षकों के ही 50 संगठन है, बड़े बड़े नेता है, कोई तो आएगा, कोई बोलेगा। और कर्मचारियों के सैकड़ों संगठन है, कोई मुद्दे पे बात करेगा, शायद मुद्दे हमारे हल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। आज मैं बहुत भारी मन से आपके साथ फिर से आया हूँ और कुछ बातें मैं चिंतन के लिए अपने कर्मचारी भाइयों के बीच और शिक्षकों के बीच और हमारे जो अभिभावक हैं उनके समक्ष भी साझा करना चाह रहा हूँ आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से। उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अख रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आए दिन घटनाएं आती है कि इस टीचर ने बच्चे को चांटा मारा, उसको आपने उसका शारीरिक मानसिक शोषण किया, या बच्चे को आपने प्रताड़ित कर दिया। हमारी जो महिला टीचर्स है या जो पुरुष टीचर्स है उनके खिलाफ FIR होती है या उनकी ट्रांसफ़र होती है, उनको बड़ा कुछ मतलब एक मानसिक दबाव हमारे टीचरों के ऊपर इस बहाने भी रहता है। और ये बात सच है कि टीचर्स जब भी कभी, मैं विश्वास से कह सकता हूँ, कभी बच्चे के ऊपर दबाव बनाता है तो उसको पढ़ाई के लिए बनाता है, उसके भविष्य को अच्छा करने के लिए बनाता है। उसकी कोशिश रहती है कि बच्चा अच्छा करे। बच्चा अगर कहीं लैग कर रहा है तो उसको पढ़ाने के लिए दबाते भी है, उसको कई बार स्नब भी कर लेते हैं टीचर, ऐसा होता है। पर लेकिन आज के संदर्भ में ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई है, क्योंकि हमारा समाज उसको अलाउ नहीं करता है। लेकिन जो अभी उदाहरण आपने हाल ही में देखा होगा कि माननीय हमारे जो विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय ने जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ, बच्चे को स्नब किया, जिस भाषा शैली का प्रयोग हुआ, बच्चे को चांटा मारा गया, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा दुखद है। और क्योंकि बच्चे के साथ इनजस्टिस हो रहा है, कुछ गलत हुआ है, तो हम सबको उसमें, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, पूरा विश्वास था कि मुझको कहे कोई तो आएगा और बोलेगा कि ये गलत हुआ है। और जो माननीय हमारे हैं उनको कम से कम 2 शब्द माफी के रूप में कह देने चाहिए कि मेरे से गलती हुई है। क्योंकि अगर टीचर पूरी जिंदगी भर बच्चों के बीच रहता है तो टेम्परामेंट उसका खराब नहीं होता, अगर हो जाता तो बड़ी बात हो जाती है। एक माननीय 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए क्लासरूम में आए और उनका टेम्परामेंट लूज हो गया, है कि नहीं? वो भी पढ़ाई के लिए नहीं हुआ, पढ़ाई के लिए नहीं उन्होंने बच्चों को डांटा है, मारा। तो छोटी सी बात के लिए बच्चा हंस रहा है, बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी बच्चा नहीं करेगा स्कूल में, बच्चा क्रिएटिवली होगा तो बच्चे से आप कुछ उसको सिखा भी नहीं सकते। बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे का नेचर होता है। बच्चे ने कुछ बोल दिया, हंस लिया, तो उसको स्नब कर ले, डांटा मार दे या छू करके ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करे, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा अपमानित करने वाली बात थी। इसमें बहुत दुखद इसलिए है कि कोई भी कर्मचारी संगठन, कोई शिक्षक संगठन, कोई हमारे जो पॉलिटिकल संगठन या हमारे अभिभावकों के संगठन या हमारी SMCs या PTAs या हमारे जो जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई भी इसमें आगे नहीं आई और किसी ने इस बात को नहीं उठाया। मुझे लगता है कि एक बच्चे के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है, मेरे से नहीं रहा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है किसी को बुरा भी लग रहा हो, पर मेरी अंतरात्मा ने बोला कि बच्चे के साथ अगर हुआ है तो उस आवाज़ को उठाना चाहिए। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात मैं आपसे एक और शेयर करूँ, बच्चे की बातें मुझे बहुत परेशान करती है, तो एक और बड़ी बात कह रहा हूँ, जो बच्चे के भविष्य के साथ हो रहा है वो बहुत बड़ा खिलवाड़ आज की डेट में हो रहा है। वो जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर रहा है, वो मुझे लगता है कि उसकी भरपाई नहीं पाएगा, जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगी। आप सबको पता होगा जो शिक्षकों के संगठन है, 50 संगठनों ने कभी इस बात को इतना भी तूल नहीं दिया कि बच्चे के पेपर कौन देख रहा है। कैरियर होता है बच्चे का +2 और 10th,
वो पेपर घर में चेक हो रहा है। आपको पता है कौन चेक कर रहा है? सो के चेक हो रहे हैं, शराब पी के चेक हो रहे हैं, नींद में चेक हो रहे हैं, कैसे चेक हो रहे हैं, कौन उसको सर्टिफाइड कर रहा है, क्या वो सही मूल्यांकन हुआ है, उसकी गिनती सही हुई नहीं हुई, कोई पता नहीं है। कब रिजल्ट आएगा उसका कोई पता नहीं है। आपको पता है इससे पहले बोर्ड के पेपर चेक करने के लिए सेंटर बना करते थे। इतिहास आज तक के इतिहास में सेंटरों में पेपर चेक होते थे, एक फिक्स टाइमिंग होता था, आप 10 से 5 ही पेपर चेक होते थे। उसके ऊपर एक सीए लगता था जो उसके मार्क्स की गणना करेगा। हर एक जो मान लो मैथ का पेपर है, इंग्लिश का है, हर सब्जेक्ट के ऊपर एक सीए लगता है। उस सीए के ऊपर भी एक हेड एग्जामिनर लगता था जो पूरे पेपर को चेक करेगा, कहीं गलती तो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ किसी भी रूप में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। आज कम्पिटेटिव जमाना है, 1% के अंदर भी हजारों बच्चे आते हैं। जिस बंदे ने घर में देखने या किसी और चीज दिखा रहा हो, अपने माँ बाप भाई बहन किसी से दिखा रहा, कोई पता नहीं। देखिए सबसे पहले तो मेरे को बहुत हैरानी है कि जो हमारे कर्मचारी टीचर संगठन वो क्या कर रहे हैं। उनको इतनी भी शर्म नहीं है, जहां से हमारी रोजी रोटी लगी है। क्या हम उस आवाज को नहीं उठा पाते? क्या हमने एक बार बोला कि इस बार सेंटर्स में पेपर चेक क्यों नहीं हुआ? उसका कारण बताइए, क्या कारण है? क्या उसमें मुश्किल थी? आज तक के 50 सालों में बच्चों के पेपर अगर मूल्यांकन केंद्रों में चेक हो रहे तो इस बार क्यों नहीं हुए? और उसको सीए कौन लगा रखा है? आपको बताऊं मैं, घर में कोई आदमी है ना आपके घर में, वो बूढ़ा है, नया है, पुराना है, उसको क्या आता है? वो शराब पी के कर रहा है कि खा पी के कर रहा है कि नींद में कर रहा है? उसके साइन चाहिए। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साइन हो गए उसके ऊपर, वो बस ठीक है। आपको साइन से मतलब है, साइन से मतलब है, आपको चेकिंग से मतलब नहीं है। उसके बाद कहाँ रहे हो पेपर? इकट्ठे होकर बंडलों में सीधे ही बोर्ड के जो आदमी उनके पास जा रहे हैं, वो कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है कोई पता नहीं है। किसी बच्चे के अगर 90 में से 100 में से 99 नंबर आने हैं, अगर उसके 50 नंबर आ गए तो, या उसके 80 नंबर आ गए, आने चाहिए थे। हो सकता है किस हालत में टीचर उसको देख रहे होंगे। जो टीचर दिन भर बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने काम भी निकाल रहा है, उसके बाद उस टीचर को क्या जरूरत पड़ गई कि वो घर में पेपर देखेगा? मुझे ये बताइए, उस टीचर के ऊपर ही मेरे को हैरानी है जो घर में जाके पेपर देख रहे हैं, या वो किसी और से दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वो टीचर खुद देख रहे होंगे या किसी और से दिखा रहे हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कुछ है नहीं इसकी। पहली बात तो ये है कि घर में देखने की जरूरत क्या पड़ी? अगर आपको पड़ी तो कौन सी ऐसी कंडीशन थी कि आपको घर में ले जाकर पेपर देखने पड़ रहे हैं? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ आज हो रही है। स्कूल शिक्षा बोर्ड इसको बताए कि आपको ऐसी क्या आफत पड़ी कि आप बच्चों को पेपर घर में दिखा रहे हैं। आपने हेड एग्जामिनर नहीं अपॉइंट किया, आपने एक प्रोफेशनल सीए अपॉइंट नहीं किया। इन सब चीजों के ऊपर बोर्ड को क्या जरूरत पड़ी? कि आपने पैसा बचाना आपका लक्ष्य है, आपको टीएडीए देना पड़ेगा, स्कूलों में टीचर आएंगे, उनको आने जाने के पैसे देने पड़ेंगे, डेली देनी पड़ेगी। उसको बचाने के लिए बच्चों के भविष्य पे खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या ये जस्टिस है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ जो मुझे बुरा लगा, मुझे से सह नहीं गया। मुझे लग रहा था कोई इसके ऊपर आवाज उठाएगा। और वो पेपर का रिजल्ट आएगा कब? सेंटरों में टारगेट होता था कि हम जो है मई के 10 तारीख तक हम रिजल्ट निकालते थे। मई तो खत्म हो गया, वो रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा? कब आएगा? आज तक इतिहास में 10 मई के बाद रिजल्ट नहीं आता था, 10-15 मई को रिजल्ट आता था। रिजल्ट अभी तक बच्चे का नहीं आया। कब आएगा, किस रूप में आएगा, वो रिजल्ट कितना ऑथेंटिक होगा, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह मैं खड़ा कर रहा हूँ। और जो मैं कर रहा हूँ बड़े ही एक लॉजिक के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत मजबूरी में ये बात करनी पड़ रही है, और शायद मेरी बात नहीं करता, कोई और बात करता तो शायद ये बात पहुंच जाती। मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री के साथ कहना चाह रहा हूँ, उन तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जो हो रहा है वो एक लोकप्रिय छवि नहीं है, वो एक अच्छी मैसेज इससे नहीं जा रहा है। बोर्ड ने पैसे बचा दिए, ठीक है, और इसके पीछे लॉजिक है क्या? मुझे बताइए। आज तक भी होते आए ना। आपने इतिहास बना तो किससे कंसल्ट किया? क्या यूनियन से आपने कंसल्ट किया? क्या जिनके बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं उनसे कंसल्ट किया? क्या आपने ऐसी बैठकें की? क्या आपने इस तरह की अवेयरनेस लोगों में पहुंचाई? क्या बच्चे इससे सेटिस्फाई है? बच्चों को आपने पूछा? तो ये प्रश्न चिन्ह है। बच्चों का कैरियर का मामला है, या आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। तीसरी बात, आपने कैबिनेट की बात की, मैं कैबिनेट पे तो नहीं आना चाहता, क्योंकि आज बच्चों से रिलेटेड मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और ये वार्ता मैंने बच्चों के लिए करनी थी। क्योंकि बहुत से आपने देखा होगा 2 महीने से कोई भी कर्मचारी नेता या शिक्षक नेता आपके पास शायद बाइट लेने नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज की बात आएंगे, जरूर आएंगे, आज ही आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अगर कुछ प्रश्न उठाए हैं तो उसको स्पॉटलाइट करने के लिए, उन मुद्दों को दबाने के लिए सरकार के पास जो कुछ ऐसे एक मशीनरी सरकार ने तैयार कर दी है, जो एक हमारे एक जयचंद की भूमिका में, एक दलालों की भूमिका में काम कर रहे हैं। उसमें मेरे अपने संगठन के लोग भी शामिल हो गए। अब मैं क्या बोलूँ उसको, इसका मैं क्या बोलूँ? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 4 लोग प्रेस में आए, वो वीरेंद्र चौहान को निष्कासित करते हैं। जब आपने उनसे मुद्दे पूछे, उन्होंने बोला मुद्दों पे तो बात ही नहीं है आज। यही बोला ना आपको, कुछ और तो नहीं बोला। आपने मुद्दे पूछे, क्या मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या है? मुद्दा वीरेंद्र चौहान को हटाना नहीं है। मुझे हटा के क्या करेंगे आप? मुझे तो कोई अलग से इंक्रीमेंट नहीं दे रहे ना कोई लोग।
मैं तो एक अपनी नैतिकता के नाम से काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आज मुद्दे तो हम बात ही नहीं करेंगे, मुद्दों की और बात करेंगे। कितने दिन हो गए जो कब बात करेंगे? आपने उनका कोई प्रेस नोट पढ़ा? कभी उनका कोई बाइट लिया आपने? कभी वो किसी सरकार से मिले? कभी उन्होंने बात की? नहीं की, करेंगे भी नहीं, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर करानी थी अपनी ना। उन्होंने अपनी एक की ट्रांसफर हुई थी, एडजस्टमेंट करानी थी, एक का स्टे पूरा था, उसने मर्जी का सेशन लेना था, उनसे एग्रीमेंट हुआ कि वृंदा चौहान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बात खत्म होगी। कर दी उन्होंने, अपना काम कर दिया। तो ऐसा अगर हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसी सोच पैदा होगी, सेल्फ सेंटर जब कर्मचारी बन गया, मुझे नहीं लगता कि हम किसी का भला कर पाएंगे। आज मुद्दे क्यों करेगी सरकार? सरकार बहुत अच्छी है, मैं आपको बताऊं, जयराम सरकार बहुत अच्छी है, कर्मचारियों को सुनती है, कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। पर लेकिन जब सरकार को लगता है ना कर्मचारी तो बंटे हुए हैं, कर्मचारी तो हमारे पक्ष में, हम आधे कर्मचारी को इधर कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो सरकार का ध्यान, आज मैं दावे से कह सकता हूं, कर्मचारियों के मुद्दे पे नहीं है। सरकार कर्मचारियों के किसी इशू को सेटल नहीं करना चाहती है। सरकार अपना वोट बैंक देखती है, और ये स्वाभाविक है। सरकार ने अपना वोट बैंक देख लिया, उन्होंने क्या कर दिया कि महिलाओं के लिए फ्री कर दिए। वोट चाहिए ना कर्मचारियों के, नहीं तो किसी और के आ जाएंगे। महिलाओं के लिए फ्री कर दी, भले ही HRTC घाटे में जाए। मैं आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। संयुक्त कर्मचारी महासंघ का मतलब है HRTC डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी मेरे कर्मचारी हैं। वो कर्मचारी रो रहे हैं, उन कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल रहा, उन कर्मचारियों को जो उनके ड्यूज है वो नहीं मिल रहा है, उन कर्मचारियों का जो वेतन है वो रिवाइज नहीं हो रहा, सैलरी उनके छठा वेतन आयोग उनको मिल रहा, कहाँ से मिलेगा? HRTC घाटे में जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या किया? वोट चाहिए, लुभाने नहीं, कहीं से तो किसी को तो अटैक करना है ना, और उन्होंने 50% फ्री कर दिया महिलाओं के लिए। और बहुत सारी बातें हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं, उनका अपना निर्णय, उसके विरोध में कर, लेकिन कर्मचारियों का तो HRTC के कर्मचारियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनको भी आपको क्या करना है? पेंशन देनी है कल को। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी भी है, इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्री कर दी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले घाटे में चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को क्या होगा? उनकी सैलरी का क्या होगा? उनके कर्मचारियों के सर्वाइवल का क्या होगा? उसको भी सर्वाइव करना पड़ेगा, उसकी आवाज भी हमको ही करनी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा कर्मचारी सेल्फिश हो चुका है, और इस सरकार को पता है कर्मचारी बन चुका है। कर्मचारी को कुछ नहीं चाहिए, उनको अपना स्टेशन चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। दुनिया जाए बाहर में उनके लिए, वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, पर लेकिन उनको स्टेशन नहीं जाना चाहिए उनका। इसलिए सरकार ने भांप लिया ना, उनको OPS चाहिए। हमने इतना बड़ा मूवमेंट तैयार किया OPS के लिए, है कि नहीं? लेकिन कर्मचारी डर गए, कर्मचारी को डरा दिया गया, इसलिए OPS बंद होगी, वो बात करनी बंद छोड़ दी। हमने पे कमीशन की अनोमली के ऊपर इतनी बड़ी बात की, आपको बताऊं, जब हम बोलते थे हमारे पीछे जो है, पीछे आ जाते थे आपको पकड़ पकड़ के कि हाँ जी हमारा बाइट ले लो, कि हम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, हम फाइल के पीछे दौड़े हैं, फाइल मूव हो गई है, अब हो रही है। लेकिन वृंदा चौहान के कहने से नहीं हो रही है, वृंदा चौहान हमारे को नहीं करने दे रहा, सरकार उससे एनॉयड होगी, मैं बंद हो गया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो कैबिनेट कल भी थी, आपने कल की बात की, कैबिनेट में कल क्या मिला? बड़ी बातें आ रही थी, कल की कैबिनेट में कर्मचारी को बड़े तोहफे आएंगे, हमेशा आती है। इस कैबिनेट में कर्मचारी माला माल हो जाएंगे, माला माल होने कब भैया? मैं आज ये पूछना चाहता हूँ लोगों से, मैं सरकार से नहीं पूछ रहा हूँ, सरकार देने वाली थी, सरकार अब भी देंगी। शर्त है हमारी कर्मचारियों की सोच हो लेने की, हम लेना नहीं चाहते हैं। हम सरकार के जब पाले में बैठ जाएंगे, सरकार के स्पोक्समैन बन जाएंगे, तो सरकार क्यों देगी? बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है, तो सबको पता है, सरकार इस बात को जानती है। अदरवाइज हमने इतनी अच्छी मुहिम जो है, जो छठे वेतन आयोग की अनोमली को लेकर बनाई थी, हमने 4 जिलों में बड़ा अच्छा एक संघर्ष किया था। उसके बाद 3 तारीख को NPS का एक बहुत बड़ा धरना हुआ था, आपने देखा होगा, और सरकार उस बात को गहनता से ले रही थी, IB की रिपोर्ट तक गई थी। यहाँ तक मैं कहूँ कि जो एडवोकेट साहब है, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट है, वो हाई कोर्ट में बोल रहा है कि हमारे पास IB की इनपुट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो तक बात चली गई, कि मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इस बात को, कि IB की इनपुट है कि कर्मचारी संगठन जो है वो सरकार के खिलाफ लामबंद है, उनके मुद्दे बहुत ज्वलंत है, कर्मचारी जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, कर्मचारियों को प्रभावित कर रहे हैं, कर्मचारी सरकार से अनॉयड है। हम सरकार से अनॉयड नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम कोई अनॉयड नहीं है, हम सरकार के कर्मचारी है, सरकार के प्रति हमारा एक जो कर्तव्य हम कर रहे हैं, और हम मशीनरी है सरकार की। लेकिन मुद्दों को उठाना हमारा एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य के तहत हम ये बोल रहे हैं कि सरकार ने देना था, हमारे को लेना नहीं आया, बस सिर्फ बात इतनी है। सरकार ने 4/9/14 भी देना था, बार बार बोलते हैं सरकार देगी, कब देगी? सरकार ने जो पंजाब का पे कमीशन, जो हिमाचल और पंजाब के अंदर बहुत बड़ी खाई होगी छठे वेतन आयोग में, मैंने आंकड़े बताया, आज आंकड़े नहीं बताऊंगा, 10-10 हज़ार बेसिक पीछे होगा कर्मचारी। फिर बोला कि हम 2 साल का राइटर हटा रहे, और राइटर कहीं नहीं हटा रहे, 2 साल का राइटर कोई हटाने की बात अभी तक नहीं हुई। ये हुई कि भाई जो 3 जनवरी 2022 तक जो नियमित हुए हैं, है कि नहीं, जो उसमें फंसे हुए राइटर में, उनको हम तो और एक्सटेंड कर देंगे। वो राइटर हटाने की बात नहीं, वो मिस इंटरप्रिटेशन थी, पर वो भी नहीं हुआ। फिर बोलेंगे इनिशियल स्टार्ट देंगे, वो मुद्दा कहाँ गायब हो गए।
फिर बात हुई कि कर्मचारियों को जो है हम 4/9/14 देंगे, वो मुद्दा भी गायब हो गया। फिर बात थी कर्मचारियों को 16 साल हो गए, कर्मचारियों के अलाउंसेस नहीं रिवाइज हो रहे, होने भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार करेगी, तो वो मुद्दा भी गायब हो गया। फिर बात हुई कि कर्मचारियों को जो हमारा एरियर है ना, एरियर तो मिलना होगा ना, छठे वेतन आयोग का 2016 से एरियर तो मिलना है कर्मचारियों को, जो उसका ड्यू है, वो एरियर की बात ही नहीं सरकार ने बंद कर दी। कब देगी सरकार? जब इलेक्शन में चल जाएगी तब सरकार देगी, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, कितनी किस्तों में देगी उसकी बात बंद होगी। तो मतलब ये अनगिनत मुद्दे हैं जो मुद्दे आज की डेट में दब गए हैं। इन मुद्दों पे ना सरकार बात करना चाहती है, ना कर्मचारी बात करना चाहते हैं। ओपीएस की बात सरकार नहीं करना चाह रही है, ओपीएस की मुद्दा दब गया। इन मुद्दों को कौन जगाएगा? तो क्या लग रहा है कर्मचारियों ने हार मान ली है, सरकार के आगे अब मुद्दे उठाना बंद कर दी? बोर्ड कोशिश करता था लास्ट ईयर, तो ये प्रश्न है। दूसरा, बच्चे के साथ सख्ती कितनी की जाए, ये एक बहुत बड़ा वैलिड प्रश्न है। सख्ती बच्चे के साथ होनी चाहिए, पर एक नियमानुसार सख्ती होनी चाहिए। पढ़ने के लिए होनी चाहिए ना। बच्चा शोर तो करेगा, बच्चा नहीं शोर करेगा तो क्या हम लोग शोर करेंगे? हम लोग उदंड हो गए, बच्चे उदंड होते हैं। उनको शेप करना, उनको कैसे साइकोलॉजिकल हैंडल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आप बच्चों को साइकोलॉजिकल हैंडल नहीं कर पाए तो पब्लिक को कैसे करेंगे आप? एक माननीय होके आप बच्चों को नहीं समझा पा रहे, उसकी हंसी को आप इस वे में लो कि उससे आप बाहर निकालो कि हंस क्यों रहा है बच्चा, ना कि उसको आप थप्पड़ मारो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को आप बिना कारण से थप्पड़ मारो, या उसको टीचर ही मार ली। मैं टीचर को भी गलत बोलता हूँ, टीचर को ही बिना कारण से थप्पड़ मारता है वो भी गलत, तो गलत है। बच्चों को हराश पनिशमेंट तो दे नहीं सकते, देनी भी नहीं चाहिए, साइकोलॉजिकल हैंडल करने की जरूरत है। तो ये बातें हैं, ये बातें तो मुझे लगता है सबको पूछनी चाहिए, अभिभावकों को भी पूछनी चाहिए। और आपका प्रश्न था कि भाई आगे क्या कर्मचारी हार मान गए? मुझे लगता है कि कर्मचारी हार मान गए, मैं आपको कहूँ। और मैं ये भी स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, कर्मचारियों को संदेश देना चाह रहा हूँ, अगर आप इस सरकार में एरियर नहीं ले पाए, अलाउंसेस नहीं ले पाए, अपने भत्ते नहीं ले पाए, तो दूसरी सरकार क्यों देगी आपको? बताओ। वो सरकार चाहे ये रिपीट होती है चाहे दूसरी आती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सरकारें होती है, सरकार कांग्रेस की है, सरकार बीजेपी की है, सरकार आपकी है, सरकार किसी पार्टी की है, सरकार होती है, उन्होंने अपना फायदा देखना है। अगर ये सरकार जो इलेक्शन में जा रही है, जिसका 5 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है, अगर वो सरकार कर्मचारियों के लिए संवेदनशील नहीं है, कर्मचारियों के जो ड्यूज है, जो उसके हक बनते हैं, अगर वो उसको अभी नहीं दे रही, तो अगली सरकार जो भी आएगी वो 5 साल अपना हनीमून पीरियड एंजॉय करेगी, ये हम सब जानते हैं। और कर्मचारियों के प्रति सरकारों को पता लग गया हो, चाहे ऑपोजिशन वाले चाहे सत्ता वाले, कि कर्मचारी डरता है, कि कर्मचारी यूनाइट नहीं होता है, कर्मचारी फट जाता है, कर्मचारी अपनी ट्रांसफर तक सीमित हो गया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी राजनीति में आज कुछ रह गया है, ना तो कर्मचारी राजनीति आज करने की स्थिति में है, ना कर्मचारी नेता को इतना कूदेगा। अब मैं अपनी बात करूं, मुझसे आज मेरे लोग बात करना पसंद नहीं करते, वो मिलेंगे तो साइड से निकल जाते हैं, फोन करना पसंद नहीं करते। क्यों? कि हमारी रिकॉर्डिंग ना हो जाए, हमारी ट्रांसफर। और क्या डर क्या है? मैं क्यों नहीं डरता हूँ? मेरे ऊपर इतने सारे आरोप लगे तो मैं तो डरता नहीं हूँ भाई। मैं तो जिंदा हूँ ना, आपके सामने हूँ ना, ट्रांसफर ही हुई है, इंक्वायरियाँ चल रही है, 2 चार्जशीटें चल रही है, और चीजें चल रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सही है ना, तो डर किस बात का? क्यों डरेंगे आप? बताइए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी नियत और नीति साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नियत और नीति साफ नहीं है तो आप कभी भी किसी वर्ग का भला नहीं कर सकते, ना तो अपने